देखिए, आप मुझसे ही नंबर पूछो, नंबर तो जनता देगी ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो मैं अपने आप को नंबर कैसे दे सकता हूँ? आप एग्जाम दे रहे हो, आप बोलो जी आप अपने को नंबर दो, फिर तो वो चीटिंग हो जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, क्योंकि ये बड़ा विस्तृत प्रश्न है, मैं जल्दी ही 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और पूरे तथ्यों के साथ। देखिए, आप मुझसे ही नंबर पूछो, नंबर तो जनता देगी ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो मैं अपने आप को नंबर कैसे दे सकता हूँ? आप एग्जाम दे रहे हो, आप बोलो जी आप अपने को नंबर दो, फिर तो वो चीटिंग हो जाएगी। कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाए। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, उन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप ईडी की बात करें, आप सीबीआई की बात करें, इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे नेता जिन पे ईडी के और सीबीआई के मामले चल रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो तमाम मामले खत्म कर दिए गए, एक दबाव बनाया गया। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से बिल्कुल सफेद कपड़ों में जो है व्यक्ति निकलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने नेता जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चीख चीख कर बोलते थे, उनके भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे, जब भाजपा में शामिल हुए बिल्कुल साफ सुथरे हो। बहुत से उदाहरण हैं। आज देश का जो चुनाव आयोग है उस पर भी प्रश्न चिन्ह। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, क्या इस देश में बोलने की आजादी है? राहुल गांधी जी के खिलाफ, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं,
उन्हें कहीं ना कहीं झूठे केसों में फंसाने का प्रयास हो रहा है, और देश की जनता ये सब कुछ जो है समझती है। कांग्रेस के और कई जो नेता जो भाजपा के खिलाफ, मोदी साहब या अमित शाह के खिलाफ कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो जाते हैं। इसे हम क्या अभिव्यक्ति की आजादी कहेंगे? इसे क्या हम बोलने की आजादी कहेंगे? अगर ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? ये प्रश्न मैं रिज्जू साहब और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। यहां तक कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने खुले तौर पे यह बात कही कि जुडिशरी, न्यायपालिका जो हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और 2.5 साल में ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपस में मनमुटाव इतने हुए कि वो सरकार गिर गई, और उसके बाद इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। अब 2.5 साल का समय कोई ज्यादा नहीं होता। अगर इमरजेंसी में इतने ज्यादा अत्याचार हुए होते तो 2.5 साल में लोग भूलते नहीं, कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं होती। लेकिन देश की जनता को मालूम था कि कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। किरण रिजिजू जी के एक बयान पे मुझे बहुत आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस देश में 2014 के बाद, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, बोलने की आजादी में, अभी मुझे उनके बयान पे बहुत ज्यादा आश्चर्य। क्या 2014 से पहले इस देश में लोकतंत्र नहीं था? और 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जब थे उस वक्त बोलने की आजादी थी या नहीं? या जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बोलने की आजादी थी या नहीं? ये मूलभूत प्रश्न। आज हर बात होती है 2014 या जब से मोदी साहब बने, ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है वो 2014 के बाद शुरू हुआ। जो भी कुछ इस देश में हुआ, तरक्की हुई और बड़े काम हुए, वो 2014 के बाद हुए। उससे पहले कुछ इस देश में था नहीं। और ये अपने बड़े नेता वाजपेयी साहब, उनके देश के प्रति जो योगदान था, उस योगदान को भी नकारने का प्रयास जो है ये कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, कि देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बयान पे भी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल है।
उन्होंने ये कहा, अगर अघोषित आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता सलाखों के पीछे होते, लेकिन वास्तव में क्या है, देश में अघोषित आपातकाल। ये वाकई में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सैकड़ों जानें, जो कीमती जानें, वो जा रही है। और एक बात मैंने और देखी है कि जब बाढ़ आती है तो लोग आतंकित होते हैं, और उसके बाद नदी के किनारे फिर मकान बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है। में भी सर इसी तरह से लकड़ियां देखिए, 2023 में जो लकड़ियां आई, वो जो थुनाग, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां से है। अब सवाल इस बात का नहीं है कि हम किस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ये विभाग है, इसलिए उन्हें जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपातकाल का आपने जिक्र किया, पर राहुल गांधी तो कई, देखिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ खामियां रही हो, लेकिन जो परिस्थितियां उस वक्त बनी देश में, उस वक्त देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था कि जो एक माहौल, अराजकता का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा था, उसके लिए जरूरी था। सर, आप आपातकाल में एक आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जुडिशरी जितनी इंडिपेंडेंट कांग्रेस के समय में थी, आज शायद फर्क नजर आ रहा है। अगर वो डिक्टेटर होते तो क्या किसी कोर्ट की मजाल थी कि उनके खिलाफ फैसला दिया जाता? अगर कोर्ट ने फैसला दिया, वो अपने आप में इंगित करता है कि न्यायपालिका उस समय कितनी मजबूत थी। और मैं जो बात दोहराना चाहता हूं कि 2.5 साल में सरकार गई और कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी फिर बनी। अगर उस वक्त देश में ऐसी परिस्थितियां होती तो क्या 2.5 साल में लोग भूल जाते? ये तो 50 साल पूर्व की जो बात है, उसे स्मरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो 2.5 साल के बाद फिर से सत्ता में आई है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं, और जनमत के साथ आई है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो योगदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए रहा, वो उदाहरण है इस देश में। और आज जिस तरह से हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ रही है, उस समय नहीं था। उस समय विश्व जो है 2 ब्लॉक में बटा था। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता था, दूसरा का सोवियत संघ करता था। लेकिन हमने अलग हटकर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय खड़ा किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। जब वो कोई बात कहती थी विश्व मंच में, तो विश्व के जो 2 बड़े देश है ध्यान से सुनते थे, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो या सोवियत संघ हो, उनकी आवाज पे दम था। और आज आप देखिए, मैं जाना नहीं चाहता, बहुत समय लगेगा, मैं इस पे बहुत लंबा बोल सकता हूं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, नया देश अस्तित्व में आया, और एक देश, एक खून की बूंद भाई बगैर जो है भारतवर्ष में मिले, वो मैं सिक्किम की बात करना चाहता हूं। एक मजबूत राष्ट्र उस समय था, और आज की आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी विदेश नीति की खिल्लियां उड़ाई जा रही है। और जिस वक्त पाकिस्तान से हमारा संघर्ष चल रहा था, कितने राष्ट्र हमारे साथ खड़े थे। इन बातों पे कभी और विचार करेंगे। सर, यहाँ भी